नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, इससे पहले बिहार पुलिस के लिए हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट करा दिया है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो आप में से जितने भी व्यूअर नए हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट से क्लास 1 से 9 तक कर लेंगे। और आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 10। इसे मैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो नोटबुक पेन अपने साथ में लेके रहेंगे आप, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता चलता हूँ वो आप नोट करते चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एग्ज़ाम के दिन ही आपको वो बात पता चलेगी। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर लें, और आप में से जो भी नए हैं दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आपके लिए जो है रोज कुछ ना कुछ लाया जाता है बिहार पुलिस के लिए, तो आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका कथन है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, तो ये दोस्तों एकदम सही है। हमारे भारतीय संविधान में कई प्रावधान जो है अलग-अलग देशों से लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों 1935 का जो भारतीय संविधान का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, इससे हमारा संविधान जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से कि 250 अनुच्छेद जैसे का तैसा या तो कुछ जैसे के तैसे ही ले लिए गए हैं, या कुछ में थोड़ा-सा परिवर्तन करके 250 अनुच्छेद लगभग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान में अधिकांश अंश कहाँ से लिए गए हैं, तो ये 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, तो उसमें नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसमें बंधुत्व जो है, यही भाईचारा कह रहा है कि भाईचारे की भावना किस देश से ली गई है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से ही जो है ये भाईचारे शब्द की उत्पत्ति हुई है। बाकी अगर बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात नहीं होगा? दोस्तों यहाँ पर जो है दुर्व्यापार होगा। ठीक है, इसको आप दुर्व्यापार पढ़ें। एवं बालात श्रम की रोकथाम से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों, ये मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, जो भारतीय नागरिक हैं उसके लिए भी और जो नहीं है उसके लिए भी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व कहाँ पे दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व की, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है दोस्तों। भाग 4 आप ध्यान में रखेंगे, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य का नीति निदेशक तत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, इसके चुनाव में जो है कभी कदार कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय ही इसमें निर्णय लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, ये अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बात करें दोस्तों लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या जो वर्तमान में है ये है 552। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 543 है। ये कुल सदस्य इतने हो सकते हैं लेकिन इसमें से 543 ही हैं, जिसमें से 530 सदस्य जो है 28 राज्य से चुने गए हैं और 13 सदस्य जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं। बाकी के बचे हुए 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक का मैंने हाल आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये होते हैं जो दोस्तों जज होते हैं उनको न्यायाधीश कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 साल। ये दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो भी प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं और उच्चतम न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद जो है अवकाश ग्रहण करने की सीमा जो होती है इसकी 65 साल होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। तो इन तमाम बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त का तिथि था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी ये केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर जो है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये पंचवर्षीय योजना जो बनती थी, जब पंचवर्षीय योजना थी तो उसका अनुमोदन करना इसका काम होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो दोस्तों संघ की आधिकारिक भाषा जो हिंदी बनी वो अनुच्छेद 343 के तहत बनी थी। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया था। और 14 सितंबर को दोस्तों इसलिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था दोस्तों कौन सा? तो पहला राज्य के बारे में बात हो रहा है। तो पहला राज्य था गुजरात। अगर बात करें दूसरे एवं तीसरे राज्य की तो दूसरा राज्य था झारखंड और तीसरा राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। तो सेकंड और थर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों EWS जो बना था इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लोगों को रखा गया था। जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला था उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इसके तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उसको सौर मंडल कहा जाता है, उनके समूह को। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें जो भी चक्कर लगाने वाले होते हैं, कहने का मतलब है ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, चाहे कोई भी हो, तो संयुक्त रूप से इसको जो है सौरमंडल कहा जाता है। और बाकी अभी जो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। यम यानी कि प्लूटो को जो है 2006 में प्राग सम्मेलन के समापन के दिन में यह निर्णय लिया गया था कि उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वह जो है घूमते समय जो है दूसरे ग्रह की कक्षा को अपना ले रहा था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में 27.3 पृथ्वी दिवस का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी काफी है दोस्तों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान की बात करें तो यह पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, और यह पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27.3 दिन में पूरी करता है, और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में भी इसको 27.3 दिन का ही समय लगता है। बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की, तो ये दूरी जो है पृथ्वी और चंद्रमा की 3,84,365 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर भारत के डैश में स्थित है? तो अरब सागर जो है दोस्तों भारत का, अगर ये मैप बना लें हम लोग, तो अरब सागर जो है इस साइड में तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर इस साइड में स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये बी, ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे ही सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। डेल्टा की बात करें दोस्तों, तो डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जो होते हैं, उसके निक्षेपण से बना हुआ त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो ये त्रिभुजाकार होती है। इसका निर्माण जो है नदी के निक्षेपों द्वारा होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश दोस्तों ब्राजील है। विश्व के 5 सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाले देश में ब्राजील जो है शीर्ष पर है। इसके बाद वियतनाम का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर इथियोपिया का नंबर आता है। तो ब्राजील जो है इसमें शीर्ष है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यह जो है मीठे पानी का एक झील है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, 1972, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था, और इसके तहत 1999 ईस्वी में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 2002 में इसको रामसर स्थल के रूप में भी जो है पहचान मिली। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झेलम, चिनाब और रावी किसकी उपनदी है? तो ये सभी जो है सिंधु की उपनदी है। उपनदी सहायक नदी को बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारी जो है झेलम, चिनाब और रावी सिंधु की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो असम में सबसे पहला तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया था। और ये कुआं जो है दोस्तों भारत में सबसे पहला खनिज तेल का कुआं जो है असम के ऊपरी हिस्से में माकुम क्षेत्र है, जो जिसकी खुदाई 1867 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों,
और ये जो है 1889 में जो है इसको शुरुआत की गई थी इसकी 1889 में, 1889 ईस्वी में। 67 में खुदाई स्टार्ट हुई थी, 89 में जो है चालू हो गया था। और वर्ष 1901 में जो है एशिया की जो है पहली रिफाइनरी बनी थी भारत में। 1901 में डिगबोई असम में ही एशिया तथा भारत की पहली तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए जो है असम का डिगबोई काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया जो है दोस्तों उत्तराखंड की जनजाति है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी भी राज्यों की जनजातियों को आप ध्यान में रखेंगे। जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड की अन्य जनजातियों की बात करें तो भोटिया तो है ही, साथ में थारू, राजी, जौनसारी, ये सब जो है उत्तराखंड की जनजातियां हैं। राजस्थान के जनजातियों की बात करें दोस्तों तो मीना, सहरिया, गरासिया, भील और डामोर नामक जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में वारली, साथ ही साथ बैगा, कोली और गोंड जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों भील, गोंड, कोल और भूरिया नामक जनजाति पाई जाती है। तो इन जनजातियों के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान दोस्तों सामवेद से संबंधित है। साम का अर्थ ही होता है गाना, साम का अर्थ होता है गाना, और गान सामवेद में संकलित जितनी भी मंत्र है यह जो है देवताओं की स्तुति के समय गाया जाने वाला मंत्र है। सामवेद में मंत्रों की अगर बात करें दोस्तों तो कुल 1875 मंत्र सामवेद में दिया गया है, 1875। इसमें से 75 ही सामवेद का है, बाकी जितने भी हैं 1800 मंत्र जो है बाकी के वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद के गाने वाले जो ये ऋषि होते हैं उसको उद्गाता बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उद्गाता, ठीक है दोस्तों। अथर्ववेद का जो है बलि होते हैं, ऋग्वेद के होत्री होते हैं, इस तरह से इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सिकंदर ने दोस्तों सिंधु नदी को सबसे पहले पार किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था। उसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदी के बीच में पंजाब के जो शासक थे उस समय पोरस थे, पोरस से दोस्तों इसने युद्ध किया था। और इस लड़ाई को जो है हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो है पोरस हार गया था, लेकिन फिर भी इसकी जो बहादुरी है इससे सिकंदर इतना प्रभावित हुआ था कि इसके राज्य को लौटा दिया था और इससे दोस्ती कर ली थी। तो ये कहानी है पोरस और सिकंदर की दोस्तों। ये इसका युद्ध जो है हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के जो है तंजौर में स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तंजौर नाम है स्थान का। इसको तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों 1009 ईस्वी में हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम था राज प्रथम, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासकों के समय हुआ था।
और कांचीपुरम जो है दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। और कैलाशनाथ मंदिर जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। और इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो द्रविड़ शैली में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और निर्माणकर्ता कौन थे इसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बात करें दिल्ली सल्तनत के वंश की तो इसका एक ट्रिक भी होता है, जो गुलाब खिला तुम सेंट लो। गु से हो गया गुलाम वंश, सबसे पहला वंश यही था गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद गुलाब खिला तुम सेंट लो, खिला का हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, सैयद फिर लोदी वंश। ठीक है, इस तरह से ये जो है वंश चला इस पे। और इसमें बात करें दोस्तों सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, तो तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा था और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन बाबर है। ठीक है दोस्तों। और 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की बाबर स्थापना करता है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी। और बाबर को जो है दोस्तों आगरा के ही आराम बाग में दफना दिया गया था और बाद में जो है उसको काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज जो है भारत के किस किले में स्थित है? तो मुसम्मन बुर्ज की बात करें दोस्तों तो ये जो है आगरा के लाल किला में स्थित है और यह एक 6 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब कहा जाता है, में कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है दोस्तों ये 1469 ईस्वी में हुआ था, जिसको तलवंडी कहा जाता है। वर्तमान में जो है ये ननकाना साहिब भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने करतारपुर पाकिस्तान में जो है करतारपुर नाम से एक नगर बसाया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सिख धर्म के संस्थापक भी गुरु नानक देव जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। और इस राजस्व प्रणाली को जो है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात हो तो वो थी सरोजनी नायडू। इन्होंने दोस्तों 1925 ईस्वी में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में रखा था। बात करें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आपको कहीं कहीं मिलता होगा एनी बेसेंट का नाम। तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि सन 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी, लेकिन यह भारतीय नहीं थी। भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए आपसे
तो उसका जवाब सरोजनी नायडू होगा, जो कि 1925 में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता की थी, लेकिन यह भारतीय नहीं थी, अंग्रेज नाम से ही लग रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 ईस्वी में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो 1909 ईस्वी में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार नामक एक प्रस्ताव आया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली थी दोस्तों। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था दोस्तों, और भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारतीय सेना जो है 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को परास्त किया था। तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? तो भारत की जीडीपी की गणना करने का काम जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसकी गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आंकड़ों का संग्रह करता है तथा सांख्यिकी जो है रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में जो पहला बैंक था दोस्तों, ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक था। इसकी स्थापना जो है 1770 ईस्वी में हुई थी। 1770 से लेकर के 1832 में हुई थी। इसे औपनिवेशिक भारत के पहले आधुनिक बैंकों में से एक माना जाता है। इसे कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को होती है मुंबई में। 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना मुंबई में होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत का सबसे पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 से लेकर के 1832 तक रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई जो होता है दोस्तों, ये विदेशों से किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। मान के चलिए भारत की एक कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस जो है विदेश में अपना निवेश करती है, तो इसे को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये जो है दूसरा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। 1 नंबर पे दोस्तों मुंबई आता है, 2 नंबर पे दिल्ली आता है, 3 नंबर पे बेंगलुरु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। तो समग्र शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि दोस्तों प्री नर्सरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का जो है निर्धनता कारण होता है दोस्तों। ग्रामीण इलाकों में जो है कृषि जीवन निर्वाह तथा आय का आधार होता है, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को कृषि से रोजगार
उतना मिल नहीं पाता है, जिससे उस क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अकुशल श्रमिक जो है प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धालो डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो धालो जो है दोस्तों, ये गोवा का जो है एक धार्मिक लोकप्रिय नृत्य है। बाकी नृत्य भी आप ध्यान में रखेंगे किस राज्य का जो है कौन सा लोक नृत्य होता है। तो धालो जो है जैसे यहाँ पे गोवा का है, अरुणाचल प्रदेश का छालो नृत्य होता है, छालो। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में नुपा नृत्य किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों गौर मोरिया नाम का नृत्य होता है, गौर मारिया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है शायद मैंने आज ही की क्लास में डिस्कस किया है दोस्तों। हिंदी दिवस जो है दोस्तों हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे टॉप लेवल का जो पुरस्कार है उसके बारे में पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न। तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, आप एकदम ध्यान में रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो देश का जो है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है। वर्ष 21 और 22 के लिए जो है 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का घोषणा किया गया। 2021 के लिए जो है असमिया साहित्यकार है नीलमणि फुकन। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी साहित्यकार हैं एक दामोदर मौजो नाम करके, उनको मिला है। तो इन दोनों के नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है करंट अफेयर में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो आसियान के दोस्तों संस्थापक देशों में से जो है मलेशिया एक है। आसियान की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1967 में इसकी स्थापना होती है, 1967 ईस्वी में। और आसियान के संस्थापक राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। आसियान के वर्तमान में 10 राष्ट्र सदस्य हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 10 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता का नाम जो है दोस्तों वो है लाइका, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सोवियत संघ के द्वारा जो है स्पुतनिक 2 नामक यान से इस कुत्ते को भेजा गया था, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया था। अंतरिक्ष में मानव को भेजने की बात करें दोस्तों तो 1961 में सबसे पहले अंतरिक्ष में मानव को भेजा गया था। यूरी गागरिन नाम के एक अंतरिक्ष यात्री थे जो कि रूस के ही थे, इसी को 1961 में भेजा गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से इनपुट डिवाइस को बताना है। तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे जो है ये आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो अगला प्रश्न है हमारा, ASCII का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में दिया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही जो है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है दोस्तों IMPS। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है तत्काल भुगतान सेवा। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। IMPS की शुरुआत जो है 2010 में की जाती है और ऑनलाइन जो है पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि विस्तार क्या है? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? तो 1 पास्कल के बराबर जो है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दोस्तों। पास्कल जो है दाब की इकाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पास्कल जो है दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का जो उपकरण है हाइग्रोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? तो जल विद्युत के उत्पादन के लिए दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो बताना है कि तापमान में फ़ारेनहाइट और जो है सेल्सियस कहाँ पे समान होते हैं। तो -40 डिग्री जो है वह ताप है जिसमें कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। इसका एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इसमें जितना डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों उसको बैठा देना है, उससे आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं या फ़ारेनहाइट दिया हुआ हो तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का रंग लाल दिखने का जो रीज़न है दोस्तों, ये है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन के नाम से। होता क्या है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि में क्या होता है कि 2 ऐसे ठोस के मिश्रण अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। इसी विधि से जो है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि जो है अलग किए जाते हैं। तो इन बातों को भी आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? तो जंग लगने के बाद लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वजन जो है उसका जो है बढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, वजन बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है, समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? समुद्री जल ये ब्रोमीन का जो है अच्छा सोर्स होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो खाना बनाने के लिए जो प्रयुक्त बायोगैस होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई यानी कि मॉसेस जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं हम लोग दोस्तों। ब्रायोलॉजी जो है ब्रायोफाइटा का अध्ययन करता है। वहीं डेंड्रोलॉजी जो है दोस्तों ये काष्ठीय पौधों का अध्ययन करता है, वृक्षों का अध्ययन करता है। पैलिनोलॉजी जो है ये पराग कणों का अध्ययन करता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है? तो लार में जो एंजाइम मौजूद रहता है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम मौजूद रहता है, जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो योग्यतम की उत्तरजीविता जो है दोस्तों ये जो है हार्बर्ट स्पेंसर का जो है वाक्यांश है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? तो ये जो है गहरी शिराएं उपस्थित रहती है। मानव शरीर में गहरी शिराएं जो है पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। 64वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो सांभर झील जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। बाकी कुछ झील और भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील जो है राजस्थान उदयपुर में पड़ता है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लोकटक झील जो है दोस्तों मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो झील को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन झील से आपको मिलते ही हैं परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? यानी कि थीम पूछा जा रहा है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस का। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम जो है दोस्तों ये सभी के लिए स्वास्थ्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की दोस्तों बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम है दोस्तों हमारे ग्रह में निवेश करना, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर थीम पूछ लिया जाए तो हमारे ग्रह में निवेश करना, और अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग बोलते हैं दोस्तों टीबी को। तो क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आज तो थीम और दिवस का बाढ़ ही आ गया है।
तो विश्व जल दिवस 2023 की थीम जो है दोस्तों, ये है जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। ये जो है विश्व जल दिवस 2023 के लिए थीम है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 2023 का, ये मनाया गया है 21 मार्च 2023 को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम जो है इस बार दोस्तों, यह थीम है वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 8 मार्च 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम है दोस्तों, ये है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स का सवाल है, जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हम लोग सीधा अंग्रेजी के सवालों पे चलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी के सवालों को हल करते हैं। अगला प्रश्न जो 81 नंबर का है दोस्तों, अंग्रेजी का प्रश्न है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, यानी धमकी देकर या फिर जबरदस्ती जो है किसी से किसी तरह का काम करवाना, इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो ये जो शब्द होगा दोस्तों, इसके लिए क्वर्क्योन होगा। क्वर्क्योन जो है इसका अर्थ होता है जबरदस्ती। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, क्रूएलिटी का अर्थ होता है निर्दयता। रफनेस का अर्थ होता है दोस्तों, रफनेस जो दिया गया है इसका अर्थ होता है अशिष्टता। और कंपल्सन का अर्थ होता है विवशता या मजबूरी। तो इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हमारा राइट आंसर जो है क्वर्क्योन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को चुनना है। किसके लिए? तो वेंचर के लिए। तो वेंचर का अर्थ होता है दोस्तों जोखिम उठाना, और इसके लिए जो होगा उपयुक्त शब्द अटेम्प्ट होगा, यानी कि प्रयास। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो अटेम्प्ट हमारा राइट आंसर होगा। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना। नेग्लेक्ट का अर्थ होता है अपेक्षा, और गार्ड का अर्थ होता है रक्षक। तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको इस तरह से सुधार करना है कि अंडरलाइन किया हुआ जो रेखांकित वाला भाग है इस वाक्य का, ये सही हो जाए। और अगर इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो अगर इसमें कोई गलती नहीं पाते हैं तो इसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, दिस एक्सरसाइज आर क्वाइट इजियर टू डू, इसमें जो है आर जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर इज होगा दोस्तों, इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा अगर हम इसके स्थान पर इज क्वाइट इजी का प्रयोग करें आर क्वाइट इजियर के स्थान पर। तो इस तरह से हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा, दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी टू डू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है इसमें, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द बताना है। किसके लिए? तो बोल्ड के लिए। तो बोल्ड का जो सही अर्थ होता है दोस्तों, होता है साहसी। तो बोल्ड के लिए जो एंटोनिम्स होगा, ये होगा टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें तो टिमिड हमारा राइट आंसर है।
टायर्ड का अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ, टायर्ड का मतलब होगा थका हुआ। सॉफ्ट का अर्थ होता है मुलायम, और हर्ष का अर्थ होता है कठोर। तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में भी दोस्तों अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसके लिए? तो समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न। कोई ऐसा चीज जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है और जल्दी से जल जाता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों इनफ्लेमेबल होगा, यानी कि ज्वलनशील होता है इसका अर्थ। बाकी के ऑप्शन की बात करें तो स्कॉर हेड का मतलब होता है सूखा हुआ, चैड का अर्थ होता है दोस्तों जला हुआ, और ब्लैकेंड का अर्थ होता है काला। तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में एंटोनिम बताना है दोस्तों किसका? तो हिंड्रेंस का। तो हिंड्रेंस का उल्टा शब्द बताना है। हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा, और इसके लिए जो उल्टा शब्द होगा इसका होगा एडवांटेज। एडवांटेज का अर्थ होता है दोस्तों अनुकूल, अनुकूल स्थिति या सुविधा होता है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें, डेटरेंट का अर्थ होता है हतोत्साहित करने वाला। हैंडीकैप का अर्थ होता है, क्या होता है हैंडीकैप का अर्थ? अपंगता। और बैरियर का अर्थ होता है दोस्तों अवरोध। तो एडवांटेज हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसको बोलते हैं दोस्तों एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन का मतलब होगा कि जो कि खुशी न देने वाला पल होता है, खुशी न देने वाला क्षण या स्थिति, ऐसे को बोलते हैं ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 88वां प्रश्न है दोस्तों कि अंडरलाइन में जो दिया गया है इसको सुधारना है। अगर सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सम पीपल कैन ओनली कॉप विथ प्रॉब्लम्स बाय शटिंग देम आउट ऑफ द माइंड्स। तो आउट ऑफ द माइंड्स के जगह पर दोस्तों आउट ऑफ देयर माइंड्स का प्रयोग होगा रेखांकित भाग को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि सम पीपल के अनुसार जो होता है प्रोनाउन देयर का उपयोग होता है और यहाँ पर द लगा हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा आउट ऑफ देयर माइंड्स होगा, और करेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, सम पीपल कैन ओनली कॉप विथ प्रॉब्लम्स बाय शटिंग देम आउट ऑफ देयर माइंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी अंडरलाइन को हमें जो है अंडरलाइन सेगमेंट जो है वाक्य का, इसको सही करना है। अगर ना सही करने की जरूरत नहीं है तो वैसे स्थिति में नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो दिया गया वाक्य है द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक एंड फ्लडेड द विलेज। तो इस वाक्य में जो दोस्तों गलती है इसको आप देख पा रहे हैं कि ओवरफ्लोड इट्स बैंक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फ्लडेड यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ फ्लडेड। फ्लडेड का प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य जो है हमारा भूतकाल में है, यानी कि पास्ट टेंस में है, क्योंकि बाढ़ पहले ही आ चुका है, इसलिए ओवरफ्लूड का उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, ओवरफ्लूड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक एंड फ्लडेड द विलेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से जो गलत वर्तनी वाला है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है, गलत वर्तनी वाला शब्द, उसको चुनना है। तो इसमें से जो गलत है हमारा, ये फ्रॉडस्टर जो है यही गलत है। इसका सही वर्तनी होता है FRAUDSTER। फ्रॉडस्टर कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, और इसका अर्थ होता है धोखाधड़ी करने वाला। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों, तो गैंगस्टर का अर्थ होता है बदमाश, प्रैंकस्टर का अर्थ होता है शरारती,
और ट्रिकस्टर का अर्थ होता है चालबाज, जो ट्रिक करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है। तो वैसे प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस वाक्य में जो इस प्रश्न में जो दिया गया है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, ये किया गया है कृपालु में। कृपालु को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कृपा जो कि संज्ञा है, कृपा जोड़ आलू बनेगा। तो ये आलू प्रत्यय जो है यही तद्धित प्रत्यय है। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों, तो बाकी के ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ये चाहे पठनीय हो, गंतव्य हो या फिर हसोड़, इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है कृपालु होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में जो है आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यय वो होता है जो अंत में, किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा दोस्तों अभि जोड़ इष्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मान के चलिए आपको तैरने की इच्छा हो गई, तो उस इच्छा को क्या कहेंगे? तो तितिर्षा बोलते हैं। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। और अगले प्रश्न में कह रहा है, दीन और दीन शब्द का जो युग्म है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो एक में ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है और एक में दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, दीन और दीन। तो एक दीन का जो अर्थ है दोस्तों, इसमें ये ह्रस्व ई वाला दीन जो है इसका अर्थ होता है दिवस, और दीर्घ ई वाला जो होता है इसका अर्थ होता है गरीब। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में दिया गया है दिवस और गरीब, तो ये इसका जो है सही अर्थ होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? तो आधि का अर्थ बताना है दोस्तों। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, जबकि व्याधि का अर्थ होता है रोग, बीमारी या फिर पीड़ा। ठीक है, तो आधि का अर्थ जो हो जाएगा वो होगा मानसिक कष्ट। ठीक है, अगला सवाल है, दारू का अर्थ क्या होता है? तो ये दारू पीने वाला दारू नहीं है दोस्तों, इस दारू का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ होगा दोस्तों उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ को चुनना है। अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ होगा ना समझ को उपदेश देना। इसका कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। कोई नासमझ है तो उसको आप कितना भी समझा लो वो समझेगा नहीं। तो ऐसे अर्थ में जो है आप मुहावरे का प्रयोग करेंगे, अंधे को दीपक दिखाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो द्विरद दिया हुआ है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चंचरिक, सिलीमुख और द्विरेफ ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।